क्या जबरदस्त मुकाबला। पाकिस्तान श्रीलंका, एक वक्त ऐसा लगा कि शायद न्यूजीलैंड के खेमे में मायूसी होगी, एक बार ऐसा लगा कि नहीं, अब लगता है कि पाकिस्तान पूरे तरीके से इस मैच में हावी है, अब श्रीलंका भी हो सकता है जीत जाए। हर एक नतीजा वहां पर था, लेकिन पाकिस्तान मैच तो जीता, पर देर से। इसी मैच का हम कर रहे हैं रिव्यू। स्वागत है आपका ESPN क्रिकेट फॉर टाइम आउट हिंदी में, और हमारे साथ मौजूद हैं उरूज मुमताज। वेलकम उरूज आपका। बहुत शुक्रिया सैयद। उरूज, इससे पहले कि मैं आपसे सवाल करूं, एक छोटा सा शेर है, मंजिल की परवाह कौन करता है, मंजिल की परवाह कौन करता है, वो तो मुकद्दर के हाथ में है। कोशिश हम ना करें तो वो गलत बात है, कोशिश हम ना करें तो वो गलत बात है। और आज कोशिश दोनों टीम की तरफ से देखने को मिली, पाकिस्तान से भी, श्रीलंका से भी, लेकिन शायद देर से ये कोशिश हुई। उरूज, देर आए दुरुस्त आए, मगर उसमें नुकसान भी दोनों टीमों का अगर आप देख लें, श्रीलंका और पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट की दुनिया में या इंटरनेशनल क्रिकेट में दो बहुत बड़े पावर हाउसेज हैं। बट पिछले 2, ढाई, 3, 4 साल का भी आप सफर लगा लें तो जो डिक्लाइन पे दोनों टीमों का है, और जब इस किस्म का मैच खेलते हैं तो फिर आपको वाकई वो याद दिलाते हैं कि नहीं, इनमें भी अभी कुछ बाकी है। बट ये इस किस्म के परफॉर्मेंसेस इंग्लिश में कहते हैं ना, फ्यू एंड फार इन बिटवीन, जिस वजह से ये टॉप टियर की टीमें नहीं रह गई हैं, और जिस वजह से अगले राउंड्स में या तो किसी टीम की बदौलत या बारिश की बदौलत या जाती ही नहीं है। तो आई थिंक दोनों टीमों के लिए बहुत ज्यादा रिफ्लेक्शन करने की जरूरत होगी, बहुत बड़े फैसले, और जिस अंदाज की T20 क्रिकेट खेलनी है उसके लिए जो लोग जरूरत है, आई थिंक बहुत बड़े फैसले नजर आने चाहिए एटलीस्ट अगले आने वाले दिनों में। मगर टूर्नामेंट की बात की जाए, अभी तक एक सेमीफाइनल्स बाकी, जो आखिरी दिन आखिरी मैच पे डिसाइड होगा। तो बहुत ही अच्छा वर्ल्ड कप का ये टूर्नामेंट रहा और दोनों टीमों ने अपने आखिरी मैच बखूब बहुत ही अच्छे खेले। बिल्कुल, यानी पाकिस्तान जीती पर सेमीफाइनल में जगह नहीं बना पाई। इधर से न्यूजीलैंड और इंग्लैंड पहुंच गई, श्रीलंका पहले ही बाहर था। पर उरूज, जो फैसले आज पाकिस्तान ने लिए 11 खिलाने में, क्या ये फैसले अगर पहले लिए होते, मसलन आप फकर जमान को देख लीजिए, आप अबरार अहमद को देख लीजिए, नसीम शाह को देख लीजिए, और जब भी आपकी ये बात हुई है आपने यही कहा कि भाई इन 3 खिलाड़ियों को क्यों नहीं खिलाते हैं आप, तो शायद आज का सिलेक्शन एक बड़ा, कह सकते हैं, सबक था पाकिस्तान के लिए गलती का। बिल्कुल, क्योंकि इससे पहले जिस तरह आपने कहा, मैं हमेशा कहती रही कि पाकिस्तान ने अब तक अपनी बेहतरीन 11 नहीं खिलाई, और उसमें ऐसा नहीं था कि 19-20 प्लेयर में फर्क। आपके जो वेन्यू था और आपकी जो स्ट्रेंथ्स हैं, उसको देख के बहुत सारी 11 जो अब तक पिछले मैचेस में हमने खिलाई, तो इंसान सोचता ही रह जाता है कि इसके पीछे क्या रीजन हो सकती है। कि जब फॉर्मर क्रिकेटर्स को या एनालिस्ट को या क्रिकेट के शाहीकीन को भी ये बात समझ आ रही है, तो क्यों इतने देर से हम ये फैसले करते हैं। बट बिलाखिर ये फैसला हुआ और उसका रिजल्ट आपके सामने है। तो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली ये फैसला पाकिस्तान को एक बार फिर एक बड़े वर्ल्ड कप में ले डूबा। और उरूज, क्या ये जो आज टीम खेली, मैं आपसे सीधा सवाल कर रहा हूं, बाबर आजम नहीं थे इस 11 में, क्या ये फ्यूचर की T20 आई की कम से कम पाकिस्तान की फ्यूचर टीम यही होनी चाहिए, बाबर की जगह नहीं है? जी, बाबर की जगह नहीं है, और ये बात मैं पहले से करती आई हूँ क्योंकि देखें, और ये दुनिया के बहुत बड़े-बड़े प्लेयर्स के साथ हुआ है जिनको कुछ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं रही, कि T20 वर्ज़न में उनको भी जब ज़रूरत पड़ी, जब उनको भी टीम में से लगा कि वो ड्रॉप किए जाएँगे या ड्रॉप किए भी गए। बाबर भी एक एग्ज़ाम्पल है एशिया कप से। देखें आप, बाबर ड्रॉप थे, फिर वापस टीम में वापस आए। तो प्लेयर आता है इवॉल्व होकर, और बहुत बड़े नामों ने उस तरह से T20 क्रिकेट को इवॉल्व किया है। बाबर अब इतना कमबैक करके आए, मगर उसके बावजूद भी बाबर का एवोल्यूशन, क्रिकेटिंग स्किल एट्रीब्यूट, बाउंड्री हिट करना, उसमें नजर नहीं आया। क्योंकि जिस अंदाज से उन्होंने सारी बारियां अपनी खेली, रन बॉल के तकरीबन उनके 110 या 105 का स्ट्राइक रेट इस वर्ल्ड कप में रहा। प्राइम पोजीशन पे वो बैटिंग करते रहे, बाउंड्री एबिलिटी उनकी बहुत ही ज्यादा लिमिटेड नजर आई। और जब वो आउट ऑफ जेल शॉट मारने में गए तो उसमें भी सर कहीं टांग कहीं, तो वो जिस चीज के लिए निकाले गए थे उस पे वो काम करके उस तरह से नजर नहीं आया। तो मेरे हिसाब से अगर आप इवॉल्व नहीं करेंगे T20 वर्जन में, तो आपकी जगह नहीं रहेगी, और मेरे हिसाब से हो सकता है कि बाबर आजम का ये T20 में फाइनल चैप्टर हो। और उरुज, साथ ही साथ अगर इस मैच के ऊपर में आप रुख कर रहे हैं तो आप देखें कि 2 खिलाड़ी, फकर जमान और साहिबजादा फरहान, जिन्होंने शतक लगाया, दूसरा शतक एक सीजन में, पहले बैटर, विराट कोहली के 319 रनों को भी इन्होंने पीछे छोड़ दिया। पर इन दोनों बैटर्स के बाद का स्कोर कार्ड कोई भी पाकिस्तानी फैंस नहीं देखना चाहेगा, और शायद ये एक वजह हो गई कि आप मानेंगे इस बात को कि 26 रन पर आप 8 विकेट गंवाते हैं, सिर्फ 36 रन बनाते हैं।
शायद ये 213 की जगह 230, 35 या 240 होता तो अभी भी वो मार्जिन भी आपके हक में चला जाता। बिल्कुल, ये आपकी सारी बातें दुरुस्त हैं कि हाफ़वे पे हमने ये बात कही थी कि जहाँ उन दोनों ने इतना ब्यूटीफुल कहते हैं सेटअप 176 रन्स का स्टैंड 95 बॉलों में साजिद फरहान की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। वाहिद ऐसे प्लेयर है जिनको पाकिस्तान ने कहते हैं ना उन्होंने पाकिस्तान को सहारा देके रखा थ्रू आउट इस वर्ल्ड कप में। फ़खर ज़मान को फाइनली उनके नंबर पे खिलाया क्योंकि मेरे हिसाब से फ़खर टॉप 3 के प्लेयर हैं, उससे नीचे उनकी जगह नहीं बनती क्योंकि नए बॉल को यूज़ करना जानते हैं, वो कदमों का इस्तेमाल अच्छा करते हैं, लेग साइड पे बहुत तगड़ा खेलते हैं। तो मेरे हिसाब से जो ये चेंजेस की तो उन्होंने आपको स्टैंड तो दे दिया। उसके बाद ये मिडल ऑर्डर जो लड़खड़ाता है वो आपको हर मैच में नजर आए 2 मैच छोड़ के और वो 2 मैच रिलेटिवली इनएक्सपीरियंस टीम्स थी नामीबिया और यूएसए जिसमें पाकिस्तान ने बड़े रन किए थे। उसके अलावा इस मिडल ऑर्डर ने अब तक उस तरह से बारी नहीं ली और यही मेरा मुद्दा था इंग्लैंड के खिलाफ कि जब आप प्लेयर टू प्लेयर बैट्समैन नंबर 4 से 8 तक देखें या 4 से 7 तक भी देखें तो क्वालिटी वाइज मैच फिनिशिंग एबिलिटी वाइज या बाउंड्री हिटिंग वाइज वो हमारे पास नहीं है क्योंकि हमारे तमाम ऑलराउंडर्स बोलिंग ऑलराउंडर्स हैं जिनका सेकंड एट्रीब्यूट बैटिंग है। तो कहीं नहीं कहीं पाकिस्तान को इस चीज को भी देखना पड़ेगा क्योंकि अगर जिस तरह से हम शादाब की बात करें तो उन्होंने बड़ी टीमों के खिलाफ ना रन किए ना उन्होंने विकेट लिए। इनफैक्ट उनका अगर आप रन रेट इकोनॉमी भी देखें तो तकरीबन 12 या 13 के इकोनॉमी से उन्होंने बड़ी टीमों इंडिया के खिलाफ हो गया, इंग्लैंड के खिलाफ हो गया, आज फिर उनको 2 ओवर में तकरीबन 33 रन पड़े। तो ये चीजें काफी देखनी पड़ेगी क्योंकि मेरे हिसाब से पाकिस्तान में मिडिल ऑर्डर में ये प्लेयर्स के अलावा प्योर फिनिशर्स या प्योर बैट्समैन होने चाहिए। आप आगे की बात कर ही रही हैं उरूज, तो अक्सर ऐसा हम देखते हैं खासतौर से एशियन कंट्रीज में कि वर्ल्ड कप में अगर आप नॉकआउट से पहले बाहर हो जाते हैं तो कई तरीके के चेंजेस होते हैं। तो पाकिस्तान में अब आपकी नजर में, आपने एक बाबर आजम का तो नाम लिया कि बाबर आजम शायद फ्यूचर की टीम में नहीं है, इसके अलावा क्या कप्तान सलमान आगा पर भी वो ठिकरा फूट सकता है? शादाब खान वो हो सकते हैं आपकी नजर में? और कौन कौन से ऐसे चेंजेस आने वाले वक्त में आप देख सकती हैं? देखिए सलमान अली आगा का टेन्योर बाकियों के मुकाबले में एज अ प्लेयर एंड एज अ कप्तान काफी छोटा रहा है जितने मौके बाकी प्लेयर्स को मिले। मेरे हिसाब से कोई क्लियर कट मेरे ओपिनियन में इस वक्त पाकिस्तान के 20 अगर टॉप के खिलाड़ी ले लें T20 वर्जन में मेरे हिसाब से कोई भी क्लियर कट ऐसा कप्तान मटेरियल मुझे नजर नहीं आता जो कह रहा है मुझे कप्तान बनाओ या परफॉर्मेंसेस से या क्रिकेटिंग नुआंसेस से या टैक्टिकल अवेयरनेस से गेम सिचुएशन रीड करने से या अपनी परफॉर्मेंस से वो जागा मनवाता हो। साजिदा फरहान प्रॉब्ली एक वाहिद ऐसे प्लेयर हैं, नसीम शाह प्रॉब्ली एक ऐसे प्लेयर हैं, फखर भी वैसे एक प्लेयर हैं, बट उनमें मुझे वो कैप्टनसी मटेरियल नजर नहीं आता। तो या तो वो ट्राइड एंड टेस्टेड शाहीन शाह अफरीदी पे चले जाएं या शादाब चूंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान है उस तरफ चले जाएं। बट शादाब और शाहीन की जिस तरह से आपने खुद बात की उनको अपनी परफॉर्मेंसेज में इस वक्त इतना ज्यादा काम करने की जरूरत है कि कप्तानी मुझे नहीं लगता इस वक्त उनको मिलनी चाहिए। तो अगर पाकिस्तान ने कोई यंग प्लेयर को देनी है जिस तरह से अगर साइम अयूब हो गए या साजिदा फरहान हो गए तो अलग बात है। अदरवाइज कुछ महीनों के लिए सलमान अली आगा के सरबराही में ही इसी टीम को बेहतरी और की तरफ ले जाना चाहिए। बेशक। और आखिर में अगर चलते चलते हम श्रीलंका की तरफ थोड़ा सा रुख करें तो आफरीदी का जो वो आखिरी ओवर था, जिस तरीके से शनाका के शॉट्स दिख रहे थे, लग रहा था कि शायद एक सिक्स और आएगा, अगर वो वाइट बॉल नहीं हुई होती तो क्या पता आंकड़ा कुछ और होता। पर शनाका और पवन रत्नायके की बल्लेबाजी जो हमने देखी उरूज, क्या लाजवाब पारी! आप मानेंगे कि शायद ये एक बेहतरीन पारी थी या फिर पाकिस्तान का कंधा झुक गया था जब 148 का स्कोर श्रीलंका ने छू लिया था, इसलिए कुछ ऐसी सिचुएशन हमने देखी? नहीं, यहाँ पर आपको क्रेडिट देना पड़ेगा पवन रत्नायकर और दासन शानाका को कि जिस कहते हैं ना दिलेरी से उन्होंने बल्लेबाजी की कि वो हमेशा से ही 213 पे जा रहे थे। क्योंकि शुरू में विकेट अच्छा था, पाकिस्तान के डिफेंस के लिए सिर्फ 147 रन थे और शाहीन शाह अफरीदी के आखिरी ओवर को उन्होंने जिस तरह से लिया, सेकंड लास्ट बॉल पे आप सैयद लास्ट बॉल की बात करें, मैं सेकंड लास्ट बॉल पे चली जाऊं क्योंकि शानाका जितना अच्छा सीधा मार रहे थे बॉल या जनरली स्ट्रेटर बॉल मारे थे वो लैप रिवर्स लैप खेलने चले गए। मुझे लगा थोड़ा सा टू चीकी बनने की सूरत में कि अगर वहां से चौका मिल जाएगा तो आखिरी बॉल पे बिल्कुल ही कम रन चाहिए होंगे, एक ही रन रह जाएगा। बट उसके बाद जो है वो वाइट बॉल भी कॉल नहीं हुई तो वहां 2 बॉलों पे, वरना मेरे हिसाब से श्रीलंका ये मैच जीत भी जाता। तो इस किस्म की जब आप बारियां देखते हैं तो आपको दोनों टीमों की तरफ से बड़ा अफसोस होता है। बट पवन रत्नायकर की बारी, शानका की बारी, मतलब क्रेडिट श्रीलंका को देना चाहिए। बेशक क्रेडिट श्रीलंका को देना होगा और जो फैंस होंगे वो बहुत खुश होंगे कि 400 से ज्यादा रन हमने देखा, इतना करीबी मुकाबला देखा। वो अलग बात है कि उनकी जो
घरेलू टीम थी श्रीलंका की, अगर हम बात करें, वो नहीं जीत पाई। पर एक तगड़ा मुकाबला, पाकिस्तान भी अफसोस करेगी कि जीत तो जरूर गए, लेकिन शायद 147 के अंदर ऑल आउट कर देते तो तस्वीर अलग होती। बहरहाल उरूज, आप जितने दिन जुड़ी और जिस तरीके से आपने इस टीम के बारे में अपने विश्लेषण रखे हमारे सामने, उसके लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया, और उम्मीद करेंगे कि आगे भी आप इसी तरीके से हमेशा जुड़ती रहेंगी उरूज। थैंक यू वेरी मच सैयद, हमेशा से ईएसपीएन क्रिकेट इन्फो टाइम आउट हिंदी जो है बड़ा मजा आता है आप लोगों के साथ, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी अगेन। थैंक यू उरूज, फिर होगी मुलाकात और आपसे भी होगी मुलाकात। देखते रहिए इसी तरीके से ईएसपीएन क्रिकेट इन्फो टाइम आउट हिंदी।